हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, कुछ मदद मिलती है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को भी मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पे और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 वॉरशिप्स जॉइन नेवी। ठीक है, पीएम सेज इंडिया की टू ग्लोबल सिक्योरिटी। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 3 शिप्स, ठीक है, 3 वॉरशिप्स जो हैं वो भारतीय नेवी में, इंडियन नेवी में या भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं और तीनों जो हैं वो एक उसमें से सबमरीन है, एक डिस्ट्रॉयर है और एक फ्रिगेट है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 अलग अलग क्लास की जो शिप्स हैं वो एक ही साथ या एक ही दिन आप कह सकते हैं कमीशन हुई हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है डिटेल में, वहाँ पर इसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर को लेकर यहाँ पर डील हुई है और अब उम्मीद है कि जो ये गाज़ा में वॉर चल रहा है इसमें कुछ शांति जो है वो आएगी। चलिए आगे चलते हैं। बीच के पेजेस में ऐसा कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर मैं सीधे आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 आर्टिकल्स जो हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। इकोनॉमी वाले पेज पर भी आर्टिकल दिया गया है कि यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल टैंकर्स टू हिट इम्पोर्ट्स। ठीक है, रशिया के ऑयल टैंकर्स के ऊपर यूएस ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाए हैं, तो इससे कैसे जो है वो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा ये हम बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये वही है 3 चेयर्स फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जो 3 नए वॉरशिप्स एक ही दिन कमीशन हुए हैं कल के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। और एक यहाँ पर है हाउ एंड वाई आर प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस, कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो पौधे हैं वो किस तरीके से उगाए जा सकते हैं। इसरो ने अभी जो है वहाँ पर एक अटेम्प्ट किया है और उसमें वो सफल होता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली ये आज के हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स का हम लोग जिक्र करेंगे ही करेंगे और साथ में हम कल सेशन नहीं ले पाए थे तो कल के भी हमारे 4 आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस, तो उनको भी हम लोग आज लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा सेशन जो है वो लंबा हो सकता है आज का, तो प्लीज़ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में ना देख पाएँ तो 2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन वी कैन नॉट लीव एनीथिंग। तो कल वाले आर्टिकल्स जो हैं वो भी हम आज कवर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो पहले आज वाले करते हैं, देन हम लोग फिर कल वालों के ऊपर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है कि हाउ यूएस कर्ब्स ऑन रशिया शैडो फ्लीट में इम्पैक्ट इंडिया ऑयल इम्पोर्ट्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, अभी आपको पता है कि अमेरिका में जो है वो सरकार या सत्ता एक तरीके से आप कह सकते हैं बदलने वाली है ना। राष्ट्रपति बदलने वाले हैं 20 तारीख के, अब चंद दिन बाकी हैं। तो 20 तारीख के दिन वहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सत्ता संभालेंगे। तो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब जिसकी सत्ता वहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो अभी जो बाइडेन की सरकार है वहाँ पर, या जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ नए कर्ब्स या कुछ नई पाबंदियाँ, कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर पिछले हफ्ते। और इसमें यह कहा गया है कि 183 टैंकर्स, 183 टैंकर्स, ठीक है, जिनको कहा जाता है शैडो फ्लीट, है ना, जिसने रशिया के ऑयल को, मतलब रशिया के ऑयल का फ्लो बनाए रखा टू कंज्यूमर सच एज इंडिया एंड चाइना, इसके ऊपर प्रतिबंध या पाबंदी लगाने की बात यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ ये जो सैंक्शंस हैं ये कुछ रशियन ऑयल कंपनीज जैसे कि गैसप्रोम नेफ्ट एंड सुरगुट नेफ्ट गैस, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर एंटिटीज इन्वॉल्व इन द कंट्रीज ऑयल सेक्टर एंड ट्रेड। ठीक है, रशिया के ऑयल सेक्टर और ट्रेड से जुड़े हुए जो भी और एंटिटीज़ हैं
उनके ऊपर भी सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये सैंक्शंस जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है फरवरी 2022 के बाद से, उसके बाद से लगाए गए ये अब तक के सबसे बड़े सैंक्शंस हैं। इससे भारत जो है वो भी कुछ हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि भारत जो है वो अभी क्या है, रशिया का बिगेस्ट सोर्स मार्केट है फॉर क्रूड ऑयल। रशिया इज़ इट्स बिगेस्ट क्रूड ऑयल मार्केट फॉर क्रूड ऑयल, क्योंकि अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, रशिया से। तो इसलिए कुछ ना कुछ असर या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब स्पेसिफिक फॉलोआउट्स मतलब कि वाकई में क्या क्या असर होगा वो डिपेंड करेगा ऑन वेरिएबल्स लाइक इंक्लूडिंग द रशियन रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, कि रशिया इस जो सैंक्शंस या पाबंदियाँ या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके ऊपर अभी हाल में, उसको लेकर रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्राइसिंग और डिलीवरी के हिसाब से। साथ ही साथ द पॉलिसी डायरेक्शन द इनकमिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस टेक्स ऑन रशिया एंड द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, एक तो इस चीज़ के ऊपर, और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन है जो आने वाला है वो क्या रुख अपनाते हैं, ठीक है, रशिया को लेकर और जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसको लेकर। तो उनके ऊपर, इन बातों के ऊपर ये चीज़ें जो है वो निर्भर करेंगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आगे देखें तो क्रेमलिन यानी कि जो रशिया की सरकार है उसने ये कहा है कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं ये ग्लोबल मार्केट्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, एंड मॉस्को यानी कि रशिया वुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। और इनके असर को, यानी कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो पाबंदियां या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इनके असर को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हर संभव प्रयास, एवरीथिंग पॉसिबल जो है वो किया जाएगा, ऐसा रशिया की तरफ से कहा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया को जो असर इसका देखने को मिलेगा वो अभी नहीं होगा, 1-2 महीने के बाद यानी कि मार्च के महीने से देखने को असर मिलेगा। क्योंकि देखो क्या लिखा है कि गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं विल एक्सेप्ट द ऑयल कार्गोज ऑन द सैंक्शनड वेसल बुक्ड अप टू 10 जनवरी। ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी को ये सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से अनाउंस किए गए, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले। तो तब तक जितने भी वेसल्स बुक किए गए हैं उन सभी में से तेल जो है वो भारत को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा तेल जो है वो 12 मार्च तक डिलीवर होगा। तो इसका मतलब अभी आप कह सकते हैं कि आज से लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने या 55 दिन के आसपास तक हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है विंड डाउन पीरियड। विंड डाउन पीरियड का मतलब वही है कि जब आपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं और जब तक आपको चीज़ की डिलीवरी मिलेगी, दैट इज़ नोन एज अ विंड डाउन पीरियड। ये प्रोवाइड किया गया है टू इनेबल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रशियन ऑयल टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, कि रशियन ऑयल जो है, मतलब जो भी जिसने भी रशियन ऑयल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं वो सारा का सारा फुलफिल हो जाए, उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो लागू होंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सैंक्शंस रिजीम अगेंस्ट रशिया, बट इट हैज़ लाइक मोस्ट अदर कंट्रीज जनरली ट्राइड टू नॉट फॉल फाउल ऑफ देम इन ऑर्डर टू अवॉइड सेकेंडरी यूएस सैंक्शंस। ठीक है, हालांकि जो मतलब सैंक्शंस लगाई जाती है रशिया के खिलाफ उनका इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया जनरली जो है वो ये चाहता है कि वो इसमें ना फंसे, सो दैट कि ऐसा ना हो कि यूएस उसके ऊपर भी किसी तरीके के सैंक्शंस लगा दे, है ना। और शिप ट्रैकिंग का ये डेटा जो है वो दिखाता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑयल टैंकर सैंक्शनड अर्लियर बाय द यूएस हैव नॉट बीन यूज्ड सिंस। जब यूएस ने पहले सैंक्शन लगाया था तो उसमें से ज़्यादातर टैंकर जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया था उनका इस्तेमाल तब से, जब से भी यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं वो तब से नहीं किया गया है। साथ ही साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया रशिया का जो ऑयल ट्रेड है टू बी इम्पैक्टेड इन द नियर टर्म। ठीक है, जो ये विंड डाउन पीरियड के बाद का कुछ समय होगा, उस समय थोड़ा सा जो है वो भारत और रशिया के बीच का जो ऑयल ट्रेड है, जो तेल का व्यापार है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन इससे हमारा जो ओवरऑल ऑयल इम्पोर्ट्स है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बाकी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमें तेल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा देश हम लोग हैं जो क्रूड ऑयल का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और हम लोग ज़्यादातर डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करते हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास खुद का कच्चा तेल तो ज़्यादा है नहीं,
तो 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब ये यूक्रेन में वॉर शुरू नहीं हुआ था, यानी कि फरवरी 2022 में, उससे पहले जो है वो रशिया एक मार्जिनल सप्लायर हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तेल आता था बट बहुत ज़्यादा उसका शेयर नहीं था। लेकिन आज की डेट में इंडिया का ये सबसे बड़ा सप्लायर, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। कौन? रशिया। ठीक है, क्योंकि जब ये यूक्रेन का वॉर हुआ था, है ना, जब वॉर शुरू हुआ था यानी कि फरवरी 2022 में, तो उसके बाद हुआ क्या है ना, जब फरवरी में वॉर शुरू हुआ 2022 में, तो उसके बाद हुआ क्या कि यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर। तो रशिया जो है वो अपना तेल फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोप को तो बेच नहीं पाया। तो उसके बाद से रशिया ने क्या किया कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसको ऑफसेट करने के लिए उसने सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देना शुरू किया अपने तेल के ऊपर। तो इसीलिए ये इंडिया ने उस तेल को ख़रीद लिया डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो इसीलिए जो है वो रशिया उस वॉर के बाद, फरवरी 2022 के बाद, इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। 2024 में भी अगर हम बात करें तो रशियन ऑयल अकाउंटेड फॉर नियरली 38%, मतलब जितना तेल हम लोगों ने कुल आयात किया, इंपोर्ट किया 2024 में, उसमें से 38% जो है वो रशियन ऑयल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा गया है कि मोर वेस्ट एशियन इंपोर्ट्स। अब जो कॉमोडिटी फ्राइट एनालिटिक्स है फर्म केपलर, वो ये दिखाता है कि जो 183 सैंक्शन टैंकर्स हैं, मतलब जिनके ऊपर अभी सैंक्शन लगाया गया है, इनमें से 102 ने रशियन क्रूड को ट्रांसपोर्ट किया टू आइदर चाइना और इंडिया और बोथ एटलीस्ट वंस। ये कम से कम इन्होंने, इन टैंकर्स ने एक बार या तो इंडिया को या चाइना को या दोनों ही देशों को 2024 में तेल ट्रांसपोर्ट किया गया है। इसके बाद केपलर के एनालिसिस के अनुसार द सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स टुगेदर हैंडल्ड मोर देन 530 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर। ठीक है, जितने भी यहाँ पर ऑयल टैंकर्स के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, इन्होंने पिछले साल 530 मिलियन बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल या क्रूड एक्सपोर्ट को हैंडल किया है, जिसमें से 300 मिलियन बैरल जो है वो चाइना को शिप किए गए और जो बाकी बचे थे उनमें से ज़्यादातर जो है वो इंडिया को शिप हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा गया है कि वाइल रशिया वुड नाउ वांट टू रैपिडली इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन सैंक्शनड टैंकर्स एट इट्स डिस्पोजल। तो रशिया ये चाहेगा कि जितने भी ऐसे टैंकर्स हैं जिनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा हुआ है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस टास्क को करने में, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है तो टाइम लगेगा। मीनवाइल एज फ्यूअर टैंकर्स आर अवेलेबल, क्योंकि अब ज़्यादातर टैंकर्स के ऊपर तो सैंक्शन लग गया, तो सिर्फ कुछ ही टैंक अवेलेबल होंगे रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसकी जो फ्राइट कॉस्ट है, मतलब जो लाने ले जाने की जो माल भाड़ा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा, है ना। और उसकी वजह से होगा क्या कि जो वो डिस्काउंट दे रहा था उस डिस्काउंट का असर ख़त्म हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो बाकी मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं स्पेशली इन द वेस्ट एशिया, उनका तेल जो है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा। कम से कम शॉर्ट टर्म में तो ये होगा ही, जब तक रशिया अपने टैंकर्स की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा लेता है ना, नंबर्स नहीं बढ़ा लेता है, तब तक तो ऐसा होगा। क्योंकि ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का ऑयल है ये कम्पिटिटिव कम हो गया था, क्योंकि रशिया बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में चीज़ें दे रहा था, है ना। अब इसके बाद लिखा है कि जो रशियन क्रूड ऑयल में मीनिंगफुल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्राइट कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो वापस से जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हुआ करते थे लाइक इराक, सऊदी एंड यूएई, उनकी तरफ जाएंगे। एंड इंडियन रिफाइनर्स ने रिसेंटली अपना इंपोर्ट वेस्ट एशिया से बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया ने अभी कुछ समय पहले थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स कम करना शुरू किया था, क्योंकि उसकी वहाँ पर सीजनली हाई डोमेस्टिक डिमांड देखी जा रही थी, है ना। और गवर्नमेंट में और रिफाइनिंग सेक्टर में जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि एम्पल सप्लाई इज़ अवेलेबल फ्रॉम अदर मेजर मार्केट्स। तो ऐसा कोई मतलब परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस फिर से लगाए गए हैं रशियन टैंकर्स के ऊपर, तो इंडिया में जो ऑयल है वो उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो वॉर से पहले इंडिया के टॉप 3 सप्लायर्स हुआ करते थे, दैट इज़ इराक, सऊदी और यूएई, ये वॉर के बाद या करेंटली अगर मैं बात करूं तो 2, 3 एंड 4 नंबर पर है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा तो कौन है, नंबर 1 बिगेस्ट सप्लायर तो रशिया है, सेकंड नंबर पर इराक है, दूसरे पर सऊदी अरेबिया है, तीसरे पर यूएई है।
तो यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे लिखा गया है डीपर डिस्काउंट्स पॉसिबल। तो रशिया की जो शेडो फ्लीट है, यानी कि एजिंग टैंकर्स ऑफ द अनसर्टेन ओनरशिप इमर्ज लार्जली टू डॉज द वेस्टर्न प्राइस कैप ऑन इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, रशिया ने मतलब रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया था उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि वेस्टर्न शिपिंग और इंश्योरेंस का यूज़ प्रोहिबिट है अगर उसका प्राइस $60 प्रति बैरल से ज़्यादा में वो बेचता है तो। ठीक है, तो इसलिए उसको ये इस तरीके की जो शेडो फ्लीट है उसका इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसको वेस्टर्न शिपिंग का तो सपोर्ट मिला नहीं, है ना। अब ये जो आइडिया था ये कैप लगाने का रशिया के ऑयल प्राइसिंग को लेकर, तो इसका जो इफेक्ट है वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ। और ये इसलिए किया गया था ताकि रशिया का जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना हो और ऑयल फ्लो जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में बना रहे ताकि शॉर्टेजेस ना हो, है ना। और शॉर्टेजेस अगर होती तो उससे क्या होता, प्राइजेस बढ़ जाते, इन्फ्लेशन होता। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहें, इसलिए ऑयल प्राइसिंग के ऊपर, रशिया का जो ऑयल प्राइस है उसके ऊपर कैप लगा दिया गया कि वो $60 प्रति बैरल से ज़्यादा में तेल नहीं बेच सकता, सो दैट कि रशिया का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। तो इस प्राइस कैप का इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है। इंडियन रिफाइनर जो हैं वो रशियन ऑयल को ऑन अ डिलीवर्ड बेसिस पर खरीदते हैं। डिलीवर्ड बेसिस का मतलब ये है कि चार्टरिंग ऑफ टैंकर्स एंड एसोसिएटेड प्रोसीजर्स ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो शिपिंग में हम इन्वॉल्व नहीं है, तो इससे हम लोग जो है वो ये प्राइस कैप रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे दूर हैं। रशिया वुड बी लुकिंग टू रिबिल्ड द शेडो फ्लीट। अब रशिया जो है वो धीमे धीमे ये काम करेगा कि फिर से अपनी फ्लीट को बढ़ाएगा, लेकिन लेटेस्ट सैंक्शन जो है वो उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने क्रूड ऑयल को $60 प्रति बैरल से कम में बेचे, ताकि वेस्टर्न शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सके। दीज वुड लीड टू लोअर रेवेन्यूज़ फॉर रशिया। अब लेकिन इससे होगा क्या कि रशिया अगर प्राइस कम करेगा तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पास ज़्यादा बायर्स तो है नहीं इंडिया और चाइना के अलावा, तो इसलिए हो सकता है कि वो अपने ऑयल को डिस्काउंट इट्स ऑयल टू द एक्सटेंट दैट कंप्लाइज विद द प्राइस कैप। ठीक है, कि वो इतना डिस्काउंट इसमें दे ताकि वो प्राइस कैप के साथ कंप्लाई कर सके, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी हो सकती है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ऑफिस में आते हैं, अपना पद संभालते हैं 20 जनवरी के दिन, तो वो चाहते हैं कि इस वॉर को जो वॉर चल रहा है बेसिकली इसको ख़त्म किया जाए। दोनों ही देशों के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्रोकरिंग की जाए, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। हालांकि किस ट्रेजेक्ट्री में या किस पाथ पर ये सैंक्शंस और यूएस की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स रशिया ये जाएगी वो अभी कह नहीं सकते। एक पब्लिक प्रोनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया था डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है जेडी वेंस, उनके द्वारा उन्होंने ये क्लियर कहा था कि दे नाइदर वांट द वॉर टू ड्रैग ऑन। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि ये लड़ाई जो है वो चलती रहे, और जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स है ना, जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है वो यूक्रेन में इंडेफिनेट हेल्प के लिए, एड के लिए जाता रहे। उनकी ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूएस जो है वो एक सॉफ्टर सैंक्शन पॉलिसी अपनाएगा नए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट द लेटेस्ट सैंक्शंस in fact provided Trump with the leverage to push Russia in the direction that he favors in the negotiation to end the war। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो लेटेस्ट सैंक्शंस लगाए गए हैं इससे ट्रंप को एक मौका मिल सकता है कि वो रशिया को इस डायरेक्शन में ले चले, या मतलब कि ऐसे नेगोशिएशंस किए जा सके कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि वॉर अगर ख़त्म हो जाएगी तो मे बी एवरीथिंग रिटर्न्स टू नॉर्मल, है ना, जैसा पहले था वैसा ही हो सकता है, बट उसके लिए वॉर का ख़त्म होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की बात करेंगे, द 3 चीयर्स फॉर इंडियन नेवी। देखो, तो यहाँ पर 3 फ्रंटलाइन कॉम्बेटेंट्स दैट इज़ INS नीलगिरी, प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट क्लास का ये लीड शिप यानी कि पहला शिप है। इसके बाद है INS सूरत, ये है प्रोजेक्ट 15B स्टील डिस्ट्रॉयर क्लास, इसका चौथा और फाइनल शिप।
और INS वक्शीर दैट इज 6th एंड द फाइनल सबमरीन ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तीनों ही कमीशन हुए हैं इन द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में क्या करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो INS नीलगिरी की, तो नीलगिरी क्लास स्टील फ्रिगेट जिसको बिल्ड किया गया है अंडर द कोड नेम प्रोजेक्ट 17A इज अ फॉलो ऑन वेसल ऑफ द शिवालिक क्लास। इससे पहले एक शिवालिक क्लास हुआ करती थी प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स जो करेंटली अभी भी इन सर्विस हैं, लेकिन उसका ये आप कह सकते हैं कि फॉलो ऑन या नेक्स्ट वर्जन है। तो 7 फ्रिगेट्स इसमें बनाए जाएंगे प्रोजेक्ट 17B के 17A के अंतर्गत। उसमें INS नीलगिरी जो है वो पहला है। इसको बिल्ड किया जा रहा है बाय, मतलब जो 7 फ्रिगेट्स बिल्ड किए जा रहे हैं बाय MDL दैट इज़ मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। दिस क्लास ऑफ शिप हैज़ एन इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन फिलॉसफी, है ना। इन शिप्स को जो है वो एक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन फिलॉसफी के तहत बनाया जा रहा है जिसमें एक्सटेंसिव प्री आउटफिटिंग है एट द ब्लॉक स्टेजेस टू रिड्यूस द ओवरऑल बिल्डिंग पीरियड्स। आउटफिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना उनको अलग अलग कंबाइन करा जा रहा है ना। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उनको अलग से फिट किया जा रहा है उसमें। तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल बिल्डिंग पीरियड है, मतलब बनाने का जो समय है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये जो मल्टी मिशन फ्रिगेट्स हैं दे आर कैपेबल इन ऑपरेटिंग इन अ ब्लू वाटर एनवायरनमेंट। ब्लू वाटर का मतलब है डीप सीज, है ना, फार फ्रॉम द कोस्ट, जो डीप सीज एरियाज हैं वहाँ पर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। एंड डील विद बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स खतरों से ये लड़ सकते हैं। इनमें वर्सेटाइल वेपन्स एंड कैपेबिलिटीज़ है। ये शिप्स जो हैं वो क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इन दी एंटी सरफेस, एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इनमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, a 76 millimeter upgraded gun and a combination of rapid fire क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो इसकी कील लेइंग की गई थी, कील लेइंग का मतलब होता है जो शिप बिल्डिंग का एक इनिशियल स्टेज है वो शुरू हुआ था 28 दिसंबर 2017 को और शिप को जो है वो पानी में लॉन्च कर दिया गया था 28 सितंबर 2019 को। ठीक है, इसके कई सारे मेडन सी ट्रायल्स भी हुए थे उसी पिछले साल अगस्त में और कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल ऑफ ट्रायल्स जो है वो हार्बर और शिप पर हुए थे लीडिंग टू इट्स डिलीवरी टू द नेवी। नेवी को इसको डिलीवर किया गया पिछले साल 20 दिसंबर के दिन। अब इसके इसी क्लास के जो बाकी 6 शिप्स होंगे दैट इज़ हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी, इनका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो MDL मुंबई और GRSE कोलकाता में अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है। तो सबसे पहला जो है इस क्लास का दैट इज़, क्लास का नाम ही नीलगिरी क्लास है क्योंकि पहली क्लास जो पहला शिप होता है उसके नाम पर ही क्लास होती है, तो दैट इज़ नीलगिरी क्लास है। INS नीलगिरी जो है वो कमीशन हो गया और बाकी 6 जो हैं दैट इज़ हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी, इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद INS सूरत की अगर हम बात करें तो ये 4th एंड फाइनल स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, ये फॉलो करता है INS विशाखापट्टनम, INS मरमगांव एंड INS इम्फाल को। ये चारों जो हैं वो तीनों जो हैं वो कमीशन हो गए हैं। मतलब इस क्लास का INS विशाखापट्टनम, इसको विशाखापट्टनम क्लास कहा जाता है। प्रोजेक्ट 15B जो है सबसे पहला शिप उसमें INS विशाखापट्टनम था, दूसरा INS मरमगांव, तीसरा INS इम्फाल और चौथा जो है दैट इज़ INS सूरत। INS सूरत जो है वो इंडियन नेवी का पहला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का पहला AI इनेबल्ड वॉरशिप है। ठीक है, दैट इज़ INS सूरत, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड AI सॉल्यूशंस को यूटिलाइज कर सकता है टू इनहेंस इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैनीफोल्ड, कि इससे इसकी जो ऑपरेशनल में एफिशिएंसी है वो कई गुना तक बढ़ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। INS सूरज जो है वो इंडियन नेवी का पहला AI इनेबल्ड वॉरशिप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी दिया गया है कि ओवर द पास्ट डिकेड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द कोलकाता क्लास बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट कोड नेम 15A दैट इज INS कोलकाता, INS कोची एंड INS चेन्नई, दे हैव बीन कमीशनड इनटू द नेवी। तो प्रोजेक्ट 15A जो है वो कोलकाता क्लास है जिसमें 3 शिप्स हुआ करती थी, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई, इनको भी कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, और ये वाली जो क्लास है दिस इज दिस इज 15B,
है ना, ये 15B प्रोजेक्ट है। इसकी क्लास जो है दैट इज़ विशाखापट्टनम क्लास, और इसकी जो 3 शिप्स हैं वो मैंने आपको बताई दी है, विशाखापट्टनम, INS मरमगांव, INS इम्फाल, और चौथा इज़ INS सूरत। इसके बाद ओवर द पास्ट डिकेड, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है टू बिल्ड एन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ कोलकाता क्लास, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 more गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर द प्रोजेक्ट कोड नेम 15B वॉज साइंड इन जनवरी 2011। तो कोलकाता क्लास का एक एडवांस्ड वर्जन बनाने के लिए 4 ऐसे ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया था जनवरी 2011 में। अब इसको डिज़ाइन किया गया है बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, ये इंडियन नेवी का ही इन हाउस वॉरशिप डिज़ाइन यूनिट है, उसने इसको डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है MDL के द्वारा। और 4 शिप जो हैं, जो चारों शिप है अंडर प्रोजेक्ट 15B, ये 4 मेजर सिटीज़ इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, उसके नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स ऐसे कैटेगरी के वॉरशिप्स होते हैं जिनकी स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड्योरेंस ज़्यादा होती है इनमें। ठीक है, और इसी की वजह से दे आर की एसेट इन वेरियस टाइप्स ऑफ नेवल ऑपरेशंस, कई तरीके के जो नेवल ऑपरेशंस होते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और मेनली जो ऑफेंसिव टाइप के ऑपरेशंस होते हैं उनमें। ठीक है, इनके जो मॉडर्न सेंसर्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, दीज शिप्स आर अ की एसेट इन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग टूल्स आर यूज्ड टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ वेरियस फोर्स एलिमेंट्स दैट आर इन प्ले इन कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोज। तो वो जहाँ पर भी मतलब ये नेटवर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है, ओवरऑल लेंथ 164 मीटर है। तो INS सूरत इज़ अ पोटेंट एंड वर्साटाइल प्लेटफॉर्म इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। और किस तरीके के प्रोपल्शन से ये चलती है, कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन सेट कंप्राइजिंग 4 गैस टर्बाइंस। और इसने जो है वो सी ट्रायल्स के दौरान 30 नॉट्स या 30 नॉटिकल माइल्स या 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार को अचीव किया है। इसके बाद हम तीसरे अगर शिप की बात करें, दैट इज़ INS बख्शीर। ये बेसिकली जो स्टील्थी कलवारी क्लास है, दैट इज़ बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 75, उसकी छठी और फाइनल सबमरीन है, दैट इज़ INS बख्शीर। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है ये स्कॉर्पियन क्लास, दैट इज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप, जिसको फॉर्मरली DCNS कहा जाता था, और स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी नवांशिया, उनके ग्रुप के मतलब उनका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर आधारित है ये। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। प्राइमरीली ये अटैक और हंटर किलर सबमरीन्स है। इनका मतलब है कि इनको यूज़ किया जाता है टू टारगेट एंड सिंक एडवर्सरी नेवल वेसल्स। ठीक है, ऐसे नेवल वेसल्स मतलब पानी में चलने वाले ऐसे जहाज आप कह सकते हैं, या ऐसी बोट्स वगैरह, या जो भी ऐसे वेसल्स हैं जो आपके लिए एडवर्सरी हैं, एडवर्स हैं मतलब जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको टारगेट करके उनको डुबाने का काम ये करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स के अनुसार दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट साइलेंट एंड वर्साटाइल डीजल इलेक्ट्रिक क्लास ऑफ सबमरीन्स। तो वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा वर्साटाइल भी हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू अंडरटेक अ वाइड रेंज ऑफ मिशंस, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एरिया सर्विलांस और स्पेशल ऑपरेशंस, ये सारे काम ये कर सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें फिट की गई हैं, वायर गाइडेड टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स, एडवांस्ड सोनार सिस्टम एंड फीचर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन दैट अलाउज फॉर फ्यूचर अपग्रेड्स सच एज इंटीग्रेशन ऑफ एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आगे जाके किया जा सकता है। AIP system which significantly enhance the submerged endurance of a diesel electric engine are expected to be installed in this class of submarines from 2026 onwards। तो 2026 के बाद से ये जो कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स हैं इनमें AIP सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। अभी तो ये डीजल प्रोपल्ड है। ठीक है, बेसिकली डीजल प्रोपल्शन में होता क्या है कि डीजल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इन सबमरीन्स को, सबमरीन्स क्या होती हैं, पनडुब्बियाँ जो पानी के अंदर रहती हैं पूरी तरीके से,
तो इनमें पानी की ज़रूरत, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत इनको पड़ती है, तो इनको कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद ऊपर आना पड़ता है ना। लेकिन जो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोपल्शन सिस्टम है वो विदाउट एयर काम कर सकता है, तो आपकी जो पानी के अंदर रहने की जो आप कह सकते हैं टाइम लिमिट है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सबमर्ज एंड्योरेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन क्लासेस में ये जो कलवारी क्लास की सबमरीन है, इनमें 2026 के बाद से ये फिट किया जाएगा। ठीक है, एआईपी सिस्टम्स। सबमरीन्स जो करंट कलवारी क्लास में हैं उनका नाम नाउ डीकमीशन्ड क्लासेस ऑफ सबमरीन्स नेम्ड कलवारी, इंक्लूडिंग कलवारी, खंदेरी, करांच, वेला क्लास, जिसमें वेला वक्शीर, वेला वगीर, वक्शीर ये सब हुआ करते थे, इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। जो पहले की कलवारी और वेला क्लासेस हैं ये अब तक की अर्लीस्ट सबमरीन्स है इंडियन नेवी की आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो कि सोवियत ओरिजिन के फॉक्सट्रोट क्लास ऑफ वेसल्स को बिलोंग करती थी। वक्शीर को बेसिकली नाम किया गया, इसका नाम इस तरीके से दिया गया है कि एक सैंड फिश जो इंडियन ओशन में पाई जाती है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसा कोई और खास चीज़ नहीं है, बस इसमें यही मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, ये तीनों जो है इंडियन नेवी में एक साथ जुड़े हैं या एक ही दिन इनका कमीशन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डिफेंस में लेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 3 डिफेंस की ये न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A की बात मैंने करी, प्रोजेक्ट 17B INS सूरत वाला जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट 15B उसकी बात करी, और प्रोजेक्ट 75 दैट इज़ कलवारी क्लास सबमरीन्स, ये सबमरीन है। INS कोलकाता जो है वो डिस्ट्रॉयर है, और INS नीलगिरी जो है वो फ्रिगेट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसके बाद बात करेंगे हाउ एंड वाई आर प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस। ठीक है, कि प्लांट्स को जो है वो स्पेस में किस तरीके से उगाया जाता है, और इसरो ने जो अभी सफलता पाई है उसके पीछे क्या चीज़ें हैं देखिए। तो यहाँ पर इसरो ने जिस चीज़ को उगाया है दैट इज़ लोबिया। लोबिया आप लोग शायद जानते होंगे, ब्लैक आइड पी, है ना। ऐसे सीड्स जिनको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने स्पेस में भेजा था 30 दिसंबर के दिन एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज दैट इज़ क्रॉप्स। और इसमें जर्मिनेशन जो है वो पिछले हफ्ते शुरू हो गया है। जर्मिनेशन का मतलब है जब सीड में से क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट्स निकलते हैं ना, अंकुर फूटना शुरू होता है, दैट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। तो वो यहाँ पर शुरू हो गया है। अब प्लांट्स, वाई ग्रो प्लांट्स इन स्पेस। अब स्पेस में प्लांट उगाने की ज़रूरत क्या है, देखो ह्यूमंस जो हैं वो लंबे स्पेस मिशंस के लिए जाते हैं या जाना चाहते हैं, है ना। मार्स में, मून में कॉलोनीज़ बसाना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्पेस ग्रोन अगर प्लांट्स होंगे तो उनसे आपको एक सस्टेनेबल फूड सोर्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई आपको यहाँ से लेके जानी नहीं पड़ेगी, और सीधी सी बात है आप ज़्यादा चीज़ें ले जा सकते नहीं। मल्टीविटामिन्स के ऊपर ऐसे जो मिशंस हैं जो कई सालों तक चलते हैं, उनके ऊपर मतलब उनको लेकर आप सिर्फ मल्टीविटामिन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी लिखी गई है कि जो प्री पैकेज्ड विटामिन होते हैं ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो समय के साथ साथ कम हो जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करने से बेटर ये है कि अगर स्पेस में प्लांट उगने लगें तो फूड का एक सोर्स मिल जाएगा हमें। और प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए अगर इनको स्पेस में उगाया जाता है तो इससे एक और फ़ायदा होगा। क्या होगा, एयर अबोर्ड स्पेस क्राफ्ट ब्रीदेबल, कि जो स्पेस क्राफ्ट में एयर है वो भी थोड़ा सा सांस लेने लायक बनी रहेगी। इसके बाद ये भी है कि अगर आप प्लांट्स को टेंडिंग करते हैं, प्लांट्स की टेंडिंग करना मतलब उनका केयर करना, उनको मेंटेन करना, तो इससे जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होगा, और एस्ट्रोनॉट्स की जो ओवरऑल मेंटल वेलबींग है वो भी अच्छी बनी रहेगी। अब लेकिन स्पेस में प्लांट उगाना मुश्किल क्यों है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा या सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो है माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी का मतलब वही है कि जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं वो वेटलेसनेस अनुभव करते हैं। वेटलेसनेस का मतलब है हवा में उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा ना स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं किसी भी स्पेसशिप के अंदर, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते। ठीक है, वो एक जगह पर उड़ते ही रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी बहुत कम है एज सच। तो लैक ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी वजह से होता क्या है
कि लैक ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, जो किसी भी पौधे की जड़ें हैं, वो नीचे को नहीं जाती, क्योंकि नीचे को कोई भी चीज़ तब जाती है व्हेन देयर इज ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी यहाँ पर है नहीं। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी है, प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। अब वाटर जो है दैट क्लिंग्स टू एनी सरफेस इट टचेज इन माइक्रोग्रेविटी। अब जनरली क्या होता है कि जैसे आपके पास वाटर बॉटल है, ठीक है, आपने वाटर बॉटल को खोल के उसका कैप ओपन करके ढक्कन खोल के अगर ऐसे पोर करेंगे तो पानी नीचे की तरफ को गिरेगा यहाँ पर अर्थ में। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है कि अगर आप पानी को ऐसे पोर करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी गिरेगा नहीं, वो पानी इधर उधर जाने लग जाएगा। जिस भी सरफेस के पास वो पानी आप डालेंगे वो वहीं पर चिपक जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि जब आप बेस ऑफ द प्लांट में पानी को छिड़कते हैं, जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो गमले वगैरह होते हैं या पॉट्स वगैरह होते हैं या जो भी हमारे धरती पर प्लांट वगैरह होते हैं, उनमें अगर हम पानी डालते हैं ऊपर से तो पानी नीचे की तरफ को चला जाता है ना, रूट्स तक पानी पहुंचता है, फिर रूट से प्लांट जो है वो पानी को सक करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप जहाँ पर भी पानी डालेंगे वो वहीं पर अटक जाएगा, वहीं पर चिपक जाएगा, वो नीचे को जाएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है ना। तो वही लिखा गया है कि जब इसको बेस ऑफ द प्लांट पर स्प्रे किया जाएगा पानी को माइक्रो ग्रेविटी में, तो ये ट्रिकल डाउन नहीं होगा और रूट्स तक नहीं पहुंचेगा जहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है, तो होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस, जो स्पेस में प्लांट्स उगाए जाते हैं, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उनको जो हाई लेवल ऑफ रेडिएशन है उससे भी बचाना पड़ता है ताकि उनका जो डीएनए है वो डैमेज ना हो और उनकी ग्रोथ में किसी तरीके की हिंड्रेंस ना हो। साथ ही साथ जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज के, ये स्पेस में नॉर्मल बात है, तो उनसे भी प्लांट्स को बचाना पड़ता है। इसके बाद लाइट कंडीशंस, स्पेशली इन द आउटर सोलर सिस्टम वेयर सनलाइट इज स्कार्स, यानी कि आउटर सोलर सिस्टम में जहाँ पर सनलाइट की कमी है, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और प्लांट जो है फिर वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू कर देंगे देन दे प्रोड्यूस, कि जितनी ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब हाउ आर प्लांट्स बीइंग ग्रोन इन स्पेस, अब स्पेस में प्लांट्स कैसे उगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर ये लिखा गया है कि साइंटिस्ट हैव सो फार ग्रोन प्लांट्स इन स्पेस ऑन फेयरली स्मॉल स्केल, बहुत कम स्तर पर प्लांट्स उगाए गए हैं अभी तक स्पेस में। जो स्पेस गार्डन है इंटरनेशनल स्टेशन में, जिसको वेजी कहा जाता है, और द वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम, इसका साइज़ एक सिर्फ कैरी ऑन बैग के बराबर है, ठीक है, और इसमें सिर्फ 6 प्लांट जो हैं वो होल्ड किए जा सकते हैं। इसके बाद कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे स्पेस में प्लांट्स को उगाया जा सकता है। सबसे कॉमन तरीका जो है दैट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्लांट्स में डिलीवर किया जाता है वाया लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के थ्रू जो है वो प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं इन हाइड्रोपोनिक्स, सॉइल के थ्रू नहीं दिए जाते, ठीक। फिर एक और तरीका है दैट इज़ नोन एज एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है या किसी और तरीके के मीडियम की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मीडियम जो ये मेथड जो है वो वाटर यूसेज को 98% तक, फर्टिलाइज़र यूसेज को 60% तक और किसी भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत को एलिमिनेट करता है। और एरोपोनिक सिस्टम में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनमें ये पाया गया है कि वो ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे वो हेल्दी भी होते हैं और पोटेंशियली ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। और सॉइल जैसे मीडियम में भी प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, सॉइल के थ्रू भी ग्रो किए जा सकते हैं। ये सारे यहाँ पर तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट्स स्पेस में ग्रो किए जा सकते हैं। अब हाउ डिड इसरो ग्रो लोबिया इन स्पेस, अब इसरो ने लोबिया कैसे उगाई, तो इसरो का जो ये क्रॉप्स बॉक्स है ये एक मिनी ग्रीन हाउस की तरह है, ठीक है। इसमें सॉइल लाइक मीडियम था, लोबिया था, पानी था, सनलाइट मिमिकिंग लाइट्स, ऐसी कुछ लाइट्स लगाई गई थी जो सनलाइट की तरह थी और अर्थ की जैसी वहाँ पर एयर क्रिएट की गई थी, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस जो था दैट वाज ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी 0.01 जी के बराबर है। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो यहाँ पर अर्थ में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वहाँ पर वो बहुत ही कम है, 0.01, ठीक है। या फिर 1% ऑफ द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ सरफेस, जितनी ग्रेविटी की जो शक्ति है जो धरती में है उसका 1% वहाँ पर है बस। तो सॉइल लाइक मीडियम के लिए इसरो ने क्या किया, हाईली पोरस क्ले
जिसमें टाइनी पैलेट से उसका इस्तेमाल किया। पोरोसिटी से मदद ये मिली कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाया, वाटर को रिटेन कर पाया। पैलेट्स में कुछ ऐसे वाटर एक्टिवेटेड स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र थे जिसको प्रोवाइड किया गया, मतलब जिसको इसलिए दिया गया था ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके प्लांट को इन अ कंट्रोल्ड मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फोटोसिंथेसिस के लिए इसरो ने 4 वार्म एलईडीज़ और 4 कूल एलईडीज़ का इस्तेमाल किया। ठीक है, लाइट्स को जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता था कि वो 16 घंटे के लिए ऑन रहें और 8 घंटे के लिए बंद रहें, ताकि वो डे और नाइट जैसी कंडीशंस को सिमुलेट कर पाएँ। और ये सारे के सारे जो ड्यूरेशंस हैं देवर कैन बी चेंज बेस्ड ऑन वेरियस रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये ड्यूरेशंस को चेंज किया जा सकता था। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर जो टेम्परेचर था उसको रेगुलेट किया गया बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मेंटेन की गई। वाटर को इंजेक्ट किया जाता था किया गया इनटू द सॉइल लाइक मीडियम बाय एन इलेक्ट्रिक वॉल्व ऑपरेटेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से उस वॉल्व को ऑपरेट किया जाता था और उसी से वो पानी वहाँ पर दिया गया। तो 4th डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर सीड्स में जो है वो स्प्राउट शुरू हुआ और अगले ही दिन 2 लीव्स, 2 पत्तियाँ जो हैं वो भी विजिबल हुई, 2 पत्तियाँ भी दिखने लगी। अब किस तरीके के प्लांट जो हैं वो आइडियल हैं स्पेस में ग्रो करने के लिए? तो प्लांट जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ रेट, देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड देयर कंपैटिबिलिटी विद स्पेस फार्मिंग सिस्टम्स। तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि लेटिस, स्पिनच, केल जो क्विकली ग्रो कर जाते हैं, जिनको कम स्पेस की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, ये आइडियल हैं स्पेस प्लांट्स के तौर पर। इसके बाद बीन्स एंड पीस को भी कल्टीवेट किया जा सकता है क्योंकि ये प्रोटीन डेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें प्रोटीन होता है और ये सॉइल लाइक मीडियम की जो नाइट्रोजन है उसको भी फिक्स कर सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल को भी इम्प्रूव करते हैं। रेडिशेस और कैरेट यानी कि मूली और गाजर, इनको भी स्पेसेस में उगाया जा सकता है। वीट और राइस जो हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इन स्पेस हैबिटेट्स, इसको भी उगाया जा सकता है। और फ्रूट्स जैसे कि टमाटोज़, ठीक है, टमाटर याद रखिएगा, टमाटो इज़ अ फ्रूट। टमाटोज़ एंड स्ट्रॉबेरीज, इनको भी वहाँ पर उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने क्या क्या ग्रो किया, अभी तो खैर लोबिया के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट था, बट क्या क्या और तरीके के क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 में लेंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज के तो यही 3 आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब मैं कल वाले आर्टिकल्स की शुरुआत करूँगा। तो अभी 4 आर्टिकल्स मेरे पास कल वाले भी हैं। ठीक है, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपको सेशन लगे कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप 2 बार में देख लीजिएगा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरे के पूरे को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो अगला आर्टिकल ये है, जो ये कल के आर्टिकल्स हैं। ये सबसे पहला आर्टिकल कह रहा है ओबीज। ओबीज का मतलब होता है अगर आप मोटे हैं तो। उसको लेकर टॉप एक्सपर्ट पैनल लुक्स बियॉन्ड बीएमआई। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स एंड प्रपोजेज अ वाइडर अप्रोच फॉर डायग्नोसिस। देखो, यहाँ पर लांसेट का जो डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी कमीशन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 58 लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस मेडिकल स्पेशलिटीज़ एंड कंट्रीज़। इन्होंने प्रपोज किया है एक नया अप्रोच टू डिफाइन एंड डायग्नोज ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी कि मोटापे को डायग्नोज और डिफाइन करने का इन्होंने एक नई अप्रोच बताई है। ये अप्रोच जो है वो गोज़ बियॉन्ड जस्ट यूजिंग दी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, मतलब जनरली तो क्या होता है कि हम लोग ओबिसिटी को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ अ पर्सन's वेट रिलेटिव टू इट्स हाइट दैट इज ट्रेडिशनली यूज टू डिटरमाइन ओबिसिटी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का क्या वेट है और उसके हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और ट्रेडिशनली वही एक, मतलब उसी का इस्तेमाल होता है ओबिसिटी को डिफाइन करने के लिए। बट ये उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं कि सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स इज नॉट द सोल वे टू डिटरमाइन ओबिसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर कमीशन ने ये एक्नॉलेज किया है कि दैट द बीएमआई इज अ हेल्पफुल स्क्रीनिंग टूल टू आइडेंटिफाई पीपल हु माइट हैव ओबिसिटी, कि जिन लोगों में मोटापा है
उन लोगों के लिए BMI दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स एक हेल्पफुल स्क्रीनिंग टूल हो सकता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि दैट इट शुड नॉट बी द सोल मेथड, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र मेथड नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा गया है। इंस्टेड पैनल ने रिकमेंड किया है कंफर्मिंग ओबिसिटी बाय असेसिंग एक्सेस बॉडी फैट एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, कि आपका बॉडी फैट कितना ज़्यादा है और वो शरीर में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पर वो बॉडी फैट है, उसको भी असेस करने की बात इन्होंने की गई है। दिस इंक्लूड्स कंबाइनिंग BMI विद एटलीस्ट वन बॉडी साइज मेजरमेंट, कि आप सिर्फ BMI को ही नहीं बल्कि BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के साथ कम से कम एक बॉडी साइज मेजरमेंट को और इंक्लूड करें, जैसे कि वेस्ट सरकमफेरेंस। वेस्ट मतलब कमर, यानी कि कमर का जो आपका घेरा है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, वेस्ट टू हिप रेशियो कितना है, या वेस्ट टू हाइट रेशियो कितना है ना, इनको आप यूज़ करें कम से कम इनमें से एक को विद द BMI, तब आप ओबिसिटी को कंफर्म कर सकते हैं। या फिर एटलीस्ट 2 बॉडी साइज मेजरमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ BMI। और अगर आप BMI को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कि BMI आप देख ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम ये जो 2 बॉडी साइज मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वेस्ट सरकमफेरेंस या वेस्ट टू हिप रेशियो या वेस्ट टू हाइट रेशियो, वो देखें, ठीक है। कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया है दैट डायरेक्ट बॉडी फैट असेसमेंट सच एज DEXA स्कैन्स फॉर अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट स्पेशली व्हेन द BMI इज नॉट यूज्ड। जब BMI का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट बॉडी का फैट असेसमेंट करें, वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देगा। जैसे कि फॉर पीपल विद एन एक्सट्रीमली हाई BMI, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इट कैन बी एज्यूम्ड दैट दे हैव एक्सेस बॉडी फैट। तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि उनका बॉडी फैट एक्चुअल में ज़्यादा होगा, तभी BMI इतना ज़्यादा आ रहा है विदाउट एडिशनल टेस्टिंग, ठीक है। तब आप उसको ये चीज़ उसके हिसाब से भी बता सकते हैं कि अगर BMI बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आगे यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो नई अप्रोच है इसकी क्या ज़रूरत है। देखो, तो जनरली 30 kg पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की जो BMI होती है, इसको ओबिसिटी का इंडिकेटर माना जाता है फॉर पीपल ऑफ यूरोपियन डिसेंट, ठीक है। ऐसे लोग जिनका आप कह सकते हैं जिनके ओरिजिन यूरोपियन है, उनके केस में अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो माना जाता है कि वो ओबिसिटी का इंडिकेटर है। हालांकि डिफरेंट कंट्री स्पेसिफिक बॉडी मास BMI कट ऑफ्स आर ऑल्सो यूज टू अकाउंट फॉर एथनिक वेरिएबिलिटी ऑफ ओबिसिटी रिलेटेड रिस्क, ठीक है। ओबिसिटी से जुड़े हुए रिस्क या खतरों के लिए जो एथनिक वेरिएबिलिटी है, उनके हिसाब से अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक BMI कट ऑफ्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें क्या होता है, देखो उनमें क्या होता है कि जो एक्सेस फैट है वो या तो वेस्ट में होता है, वेस्ट मतलब कमर में, या फिर जो उनके ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड होता है, जैसे कि लिवर के अराउंड है, फैट के हार्ट के अराउंड है, या मसल्स के अराउंड है, ठीक है। और इससे जो है वो हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ किसी व्यक्ति में जो एक्सेस फैट है वो जस्ट बीनीथ द स्किन है, मतलब जो स्किन यानी कि जो आपकी बाहर की क्या कहते हैं उसको, खाल कहते हैं ना, उसके नीचे है, जस्ट इन दी आर्म्स लेग्स और अदर बॉडी एरियाज, तो वहाँ पर वो रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट जमा हो रही है तो वो रिस्की है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। लेकिन बट पीपल विद एक्सेस बॉडी फैट डू नॉट ऑलवेज हैव अ BMI दैट इंडिकेट्स दे आर लिविंग विद ओबेसिटी। लेकिन जिन लोगों में बॉडी फैट ज़्यादा होता है उनका हमेशा जो BMI है वो ये इंडिकेट नहीं करता कि दे आर लिविंग विद ओबिसिटी, मीनिंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन गो अननोटिस्ड। तो इसकी वजह से जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ की समस्याएं हैं, उनमें नोटिस नहीं जाता, उनमें उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और कुछ लोगों में क्या होता है कि BMI बहुत ज़्यादा होता है ना, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो ऑर्गन और बॉडी फंक्शंस है वो नॉर्मल रहता है और उनमें किसी तरीके के कोई इलनेस के, किसी बीमारी के कोई साइंस या सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर कमीशन ने 2 नई कैटेगरीज ऑफ ओबिसिटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो क्या है, वन इज़ क्लिनिकल एंड वन इज़ प्री क्लिनिकल ओबिसिटी टू इनेबल क्लिनिशियंस
टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस एट द इंडिविजुअल लेवल, कि किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ और इलनेस में, मतलब उसके वो हेल्दी है या उसको कोई बीमारी है, उसके डिफरेंशिएट करने के लिए दो कैटेगरीज ऑफ ओबिसिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पहला है क्लिनिकल ओबिसिटी। क्लिनिकल ओबिसिटी का मतलब है क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय alterations in the functions of tissues, organs or the individual due to excessive or normal abnormal fat। ठीक है, कि आपके जो फंक्शंस, जो मतलब टिश्यूज ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई फंक्शंस में कुछ बदलाव हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट है या एबनॉर्मल फैट है। ठीक है, इसमें 18 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन्होंने बताए हैं फॉर क्लिनिकल ओबिसिटी इन एडल्ट्स, फोकसिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, लिवर, किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा जो इन्होंने ओबिसिटी बताई है दैट इज प्री क्लिनिकल ओबिसिटी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर इज एक्सेस बॉडी फैट। ठीक है, एक्सेस बॉडी फैट तो है, लेकिन टिश्यूज और ऑर्गन जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन इससे बेसिकली आने वाले समय में क्लिनिकल ओबिसिटी या बाकी जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज या सर्टेन तरीके के कैंसर या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्री क्लिनिकल ओबिसिटी के लिए, प्री क्लिनिकल ओबिसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेस बॉडी फैट तो है, बट वो आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यह बताया गया है कि सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज ये काफ़ी है। लेकिन क्लिनिकल ओबिसिटी के लिए एडिशनल थेरेपीज़ इंक्लूडिंग मेडिकेशंस, दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ केसेस में वेट लॉस सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दिस अप्रोच अलाउज फॉर टेलर्ड इंटरवेंशंस। टेलर्ड इंटरवेंशंस का मतलब है कि सबके लिए अलग अलग तरीके के जो भी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है ना, इम्प्रूविंग आउटकम्स while addressing India's unique health challenges related to abdominal obesity and its complications। ठीक है, एब्डोमिनल ओबिसिटी और उसके कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए टेलर्ड इंटरवेंशंस करने की बात यहाँ पर की गई है। अब वाई इट इज़ क्रूशल फॉर इंडिया। देखो, इंडिया में एब्डोमिनल ओबिसिटी का मतलब है कि आपने देखा होगा कि लोगों के पेट इंडिया में बहुत बाहर निकले हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों के, है ना। इवन प्लेयर्स के भी आप देख लीजिए, मैंने तो कई सारे ऐसे पुलिस वाले देखे होंगे आपने, बहुत सारे जिनके पेट तूंद बाहर निकली हुई रहती है ना। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है एब्डोमिनल ओबिसिटी की, एंड रिलेटेड डिजीजेज और इससे जुड़ी हुई बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़ और इवन एट स्लाइटली एलिवेटेड बॉडी वेट एंड वेस्ट सरकमफेरेंस। ठीक है, अब गिवन दिस कंटेक्स्ट, तो फोकसिंग on abdominal obesity as a priority is both rational and relevant for controlling associated diseases। इसीलिए एब्डोमिनल ओबिसिटी के ऊपर अगर फोकस करें तो ये रैशनल भी है ना, मतलब तार्किक भी है और रेलिवेंट भी है इससे जुड़ी हुई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। इक्वली इंपॉर्टेंट है इज द फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर। लिवर में जो फैट एक्यूमुलेट होता है जिसको फैटी लिवर कहा जाता है, इट इज़ ब्रॉडली अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन। ये भी एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन का ही पार्ट है। This condition is another critical component of the metabolic cluster seen in Indians and linked to diabetes and heart diseases। ठीक है, ये भी एक important issue है इंडियंस में जो देखा जाता है, और ये भी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दैट इज़ NFHS 5 2019 से 2021 के बीच में जो किया गया, उसमें बताया गया कि 6.4% ऑफ विमेन एंड 4% ऑफ मैन एज्ड 15 to 49 और ओबीज। इतने लोग ऐसे हैं भारत में जो मोटापे से पीड़ित हैं। रिसेंट रिसर्च ये हाईलाइट करती है कि एशियन इंडियंस एक्सपीरियंस मोर सीवियर मेटाबॉलिक कंसिक्वेंसेस फ्रॉम एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन, कि फैट एक्यूमुलेशन अगर होता है तो उनके मेटाबॉलिक कंसिक्वेंसेस ज़्यादा उनमें देखने को मिलते हैं। स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि एक्सेस फैट इन इंडियन पॉपुलेशन जनरेट्स हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज एज लोअर BMI थ्रेशोल्ड्स कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशंस। यानी कि भले ही हमारा BMI थ्रेशोल्ड कम भी होगा तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फिर भी, क्योंकि हमारा एक्सेस फैट है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं। चाइल्डहुड ओबिसिटी रेट्स आर राइजिंग अक्रॉस द कंट्री, है ना। पूरे देश में चाइल्डहुड ओबिसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कंकरेंट इंक्रीजेज हो रहे हैं इन कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़, है ना, लिपिड डिसऑर्डर्स,
फैटी लिवर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ये देखने को मिल रही हैं और बहुत छोटी उम्र में। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज ओबिसिटी। ठीक है, आई होप समझ गए बात, क्लियर है। चलिए, तो इसको आप लोग साइंस एंड टेक में ही लेंगे, हेल्थ रिलेटेड इशू है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि वाई इंडिया इज वार्मिंग स्लोअर। भारत में जो है वो वार्मिंग तो हो रही है, लेकिन एज कंपेयर टू द वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल कम हो रही है। तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले हफ्ते 2024 को क्या डिक्लेयर किया है, वार्मेस्ट ईयर, अभी तक का सबसे गर्म साल। एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा था। प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज 1850 टू 1900 का पीरियड। और 2024 जो है वो इंडिया के लिए भी वार्मेस्ट रहा है, ऐसा IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बताया। लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ वार्मिंग है, यानी कि जितनी वार्मिंग इंडिया के ऊपर हो रही है वो पूरी दुनिया से अलग है। IMD का ये कहना है कि 2024 में जो वार्मिंग रही है या 2024 में जो टेम्परेचर रहा है इंडिया में वो 0.65 डिग्री सेल्सियस हायर रहा है देन नॉर्मल। और नॉर्मल इस केस में है 1991 से लेकर 2020 तक के पीरियड का। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो दो पीसेस ऑफ डेटा है जो रिप्रेजेंट करता है वार्मिंग ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड 2024 में, इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो बेसलाइन है वो अलग अलग है। IMD के पास जो इंडिया के ऊपर टेम्परेचर है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है 1850 से लेकर 1900 पीरियड तक का, तो हम वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में बात नहीं कर सकते, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसका जो डेटा है IMD का वो 1901 से शुरू होता है। इसीलिए 1901 से लेकर 1910 का जो पीरियड है वो ज़्यादा यूज़फुल बेसलाइन रहेगा अगर हम इंडिया और वर्ल्ड में टेम्परेचर का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो। ठीक है, IMD का डेटा ये दिखाता है कि एवरेज टेम्परेचर ओवर इंडिया इन 2024 वाज अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस हायर देन 1901 टू 1910 एवरेज। 1901 से लेकर 1910 के बीच का जो एवरेज रहा है उसमें भारत में जो एवरेज टेम्परेचर रहा वो इस समय के कंपैरिजन में 1.2 डिग्रीज जो है वो ज़्यादा था। हाउएवर ये अभी भी गुड कंपैरिजन नहीं है, एज द वार्मिंग ओवर इंडिया टेक्स इनटू अकाउंट द टेम्परेचर राइज ओनली ओवर द लैंड सरफेस। ठीक है, इंडिया में बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ना टेम्परेचर राइज की या वार्मिंग की, वो सिर्फ इंडिया की जो लैंड सरफेस है उसके ऊपर की राइज है। लेकिन जब हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज की बात करते हैं तो वह एवरेज होता है ऑफ द वार्मिंग सीन ओवर बोथ लैंड एंड ओशियन। तो ग्लोबल लेवल पर जब हम टेम्परेचर राइज की बात करते हैं या वार्मिंग की बात करते हैं तो वो होती है बोथ ओवर दी लैंड एंड द सीज, है ना, लेकिन या लैंड एंड द ओशियन। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जब इंडिया के टेम्परेचर राइज की हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ अगेन जस्ट ओवर दी लैंड सरफेस। अब द प्लैनेट्स लैंड हैज़ बिकम कंसिडरेबली वार्मर देन इट्स ओशियन। और पूरे दुनिया की अगर हम बात करें या पूरे हम अर्थ की बात करें तो उसकी लैंड जो है वो ओशियन से कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हुई है। ओशियन में ज़्यादा ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने को ठंडा कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे ही वार्मर वाटर इवेपोरेट्स होता है तो जो रेस्ट ऑफ द रिलेटिवली ओशियन है वो ओशियन जो है वो रिलेटिवली कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब इसके बाद द ब्रेकअप ऑफ द वार्मिंग ओवर द ग्लोबल लैंड सरफेस एंड ओशन फॉर 2024 इज़ नॉट अवेलेबल इमीडिएटली। मतलब अभी ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि 2024 में ग्लोबल लैंड सरफेस कितना वार्म हुए, ओशियंस कितना वार्म हुए। लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स का डेटा है वो हमें ये दिखाता है कि लैंड टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड बाय मोर देन 1.6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में जो लैंड के ऊपर वार्मिंग हुई है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और ओशियन जो है वो वार्म हुए हैं बाय अबाउट 0.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि लैंड के ऊपर वार्मिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओशियंस। और टेम्परेचर राइज ओवर द ग्लोबल लैंड 2024 में जो ग्लोबल लैंड सरफेस में टेम्परेचर राइज है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनली हॉट साल था, है ना। वैसे भी अब तक का हॉटेस्ट ईयर इसको घोषित किया गया है।
अब इंडिया में जो लोअर वार्मिंग है उसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, 1.2 डिग्री सेल्सियस की अगर हम वार्मिंग की बात करें तो वो 1.6 डिग्री सेल्सियस से तो कम है ना, जो कि ग्लोबल लैंड सरफेस में एक्सपीरियंस किया गया है। अब ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लेस ओवर इंडिया कंपेयर टू अदर एरियाज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो खतरे हैं वो भारत में कम होंगे बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। इंडिया देखो ट्रॉपिक्स में लोकेटेड है ना, इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। हालांकि इक्वेटर इंडिया से गुजरता नहीं है, बट इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पास होता है। द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ बीन मोर प्रोनाउंस्ड इन द हायर एल्टीट्यूड्स। अब जो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है वो हायर एल्टीट्यूड्स में ज़्यादा है, नियर द पोलर रीजन्स देन द इक्वेटर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है जिसमें क्या है कि ट्रॉपिक्स की तरफ से जो हीट ट्रांसफ़र है वो पोल्स की तरफ को होता है एयर सर्कुलेशन की वजह से। इसलिए पोलर रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिक्स। तो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल लैंड मास जो है वो हायर एल्टीट्यूड्स में लाई करते हैं। पोलर रीजन्स जो है पर्टिकुलरली आर्कटिक, वहाँ पर सब्सटेंशियली ज़्यादा वार्मिंग हुई है। अभी हमने बात भी की थी कि पोलर किस तरीके से बर्फ़ वगैरह वहाँ पर पिघल रही है ना। तो आर्कटिक हैज़ सीन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय एटलीस्ट 2 टाइम्स कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज, है ना। आर्कटिक में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो पूरी दुनिया के एवरेज के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा है। ऐसा जो ये IPCC है, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक UN की बॉडी है जो साइंटिफिक नॉलेज देती है अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसने ये बात बताई है। आर्कटिक में जो करंट एनुअल मीन टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 2 डिग्री सेल्सियस हायर हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। इसके बाद दूसरा रीज़न यहाँ पर ये कहा गया है कि पोलर रीजन्स में जो टेम्परेचर राइज है वो ज़्यादा है। उसके पीछे इन्होंने एक और कारण बताया है, दैट इज़ द एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? देखो, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्कटिक की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है ना, और ज़्यादा लैंड और वाटर जो है वो सन से एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, अब जो आइस वगैरह होती है उसमें हीट ट्रैप कम होती है। क्यों? एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है कि जितना आपका किसी भी सरफेस के ऊपर हीट, मतलब क्या कहते हैं उसको, जितने हीट इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितनी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, दैट इज़ नोन एज एल्बिडो इफेक्ट। अब जैसे आइस वगैरह होती है ना, जो बर्फ़ वगैरह होती है उसका एल्बिडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हीट आपका सरफेस पर पड़ती है आइस सरफेस के ऊपर, तो ज़्यादातर हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। लेकिन अब आइस वहाँ पर है नहीं, पिघल रही है, बर्फ़ कम हो रही है काफ़ी, तो उसकी वजह से जो वहाँ की लैंड और वाटर सरफेस सन से एक्सपोज हो रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि एल्बिडो इफेक्ट कम हो रहा है ना। एल्बिडो इफेक्ट बेसिकली आपका, या आप कह सकते हैं कि लैंड और वाटर का एल्बिडो इफेक्ट कम होगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसलिए भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एरोसोल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर कवर द इंडियन रीजन ऑल्सो इम्पैक्ट द टेम्परेचर राइज। ठीक है, इंडिया के ऊपर आपको पता है कि एरोसोल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज इफेक्ट होता है। एरोसोल्स का इन जनरल कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अगर हैं तो ये सोलर रेडिएशन को, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उनमें से ज़्यादातर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पर कम आते हैं। एरोसोल्स जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन में भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे वही होगा कि हाउ मच सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड, कि कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई है और कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड होने की वजह से इंडिया में जो है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ डस्ट देखने को मिलती है ना, और इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है। पर्टिकुलर मैटर और एरोसोल्स जो हैं उनका जो कंसिक्वेंस होता है वो ये होता है कि टेम्परेचर राइज कम कर देते हैं वो। हालांकि पॉल्यूशन वगैरह तो उससे हो ही रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर राइज कम कर देते हैं, क्योंकि वही है कि सनलाइट नीचे नहीं आ पाती है अर्थ पर, है ना। अब इसके बाद बात की गई है एम्पावरिंग दी IMD की। तो एवरेज टेम्परेचर राइज जो है ओवर द इंडियन रीजन डज नॉट कैप्चर, मतलब इंडियन रीजन में जो टेम्परेचर राइज है, एवरेज टेम्परेचर राइज, उसमें क्या चीज़ कैप्चर नहीं होती है, दैट इज दी लेवल्स ऑफ वार्मिंग बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
कि अलग अलग पार्ट्स में कितनी वार्मिंग एक्सपीरियंस की गई, वो चीज़ कैप्चर नहीं होती है। अब नेचर और इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज, जो हिमालयाज़ में टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका जो नेचर या इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अलग होगा दैट फ्रॉम दैट इन द कोस्टल रीजन्स। तो इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है टू द क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी हाई, नॉट द लीस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन। सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ही नहीं बट अदरवाइज भी वो बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है, जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो भी इंडियन रीजन के ऊपर किसी तरीके के चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स का भी ग्लोबल असेसमेंट यही कहता है। एज अ रिजल्ट इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी जो है वो क्या करनी होंगी, स्ट्रेंथन करनी होंगी, ताकि क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में और उसका जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें, पहला जो इंडियन स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट था वो 2020 में किया गया था। दैट फिल्ड अ बिग गैप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसको एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज की तरह करना होगा, जैसा कि आईपीसीसी का ग्लोबल असेसमेंट है वो हर कुछ सालों में होता रहता है। इसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा, स्ट्रेंथनिंग करनी होगी कंप्यूटिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक मिशन मौसम लॉन्च किया गया है इसी पर्पस के लिए। जो आईएमडी का ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है और कंसिक्वेंटली उसकी कैपेबिलिटीज़ ये पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ हुई है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। ठीक है, जो विकसित भारत का 2047 का जो लक्ष्य है या जो एक विज़न है उसमें वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन को इंक्लूड करना होगा कम से कम हर गांव में। ठीक है, आईएमडी जो है वो is going to play an increasingly visible and crucial role in the social and economic life of the people in India। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि आईएमडी का रोल क्या था कि वो फ्यू सेट्स ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका रियल टाइम कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी नहीं। लेकिन आजकल प्रिसाइज वेदर इन्फॉर्मेशन जो है वो कई सारे तरीके के सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म के लिए, और यहाँ तक कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी प्रिसाइज वेदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईएमडी की कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल हो सके। सिमिलरली इज़ द केस विद अदर वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड एजेंसी, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट इन पुणे और द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट इज़ इंकॉइस इन हैदराबाद। करेंटली जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है ओवर द ओशियन सराउंडिंग इंडियन लैंड मास इज़ एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट। ठीक है, मतलब जो इंडियन लैंड मास के चारों तरफ जो ओशियन है, तीन तरफ मतलब, उसमें जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है वो बहुत पर्याप्त नहीं है और इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अर्जेंटली ज़रूरत है कि इसको सही किया जाए और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स हैं उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, समझ गए आप। ये आर्टिकल भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं, न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर द पॉलिसी ऑन ओल्ड प्रेमाइसेस। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द कांग्रेस विल इनॉग्रेट इट्स न्यू हेडक्वार्टर्स ऑन कोटला मार्ग। विल इनॉग्रेट मतलब कल के ये बात थी। ठीक है, तो कोटला मार्ग पर कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, जो कि बीजेपी के हेडक्वार्टर से बहुत दूर नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ एट 24 अकबर रोड, 24 अकबर रोड पर, उसका क्या होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस सोर्सेज का ये कहना है कि द पार्टी डज नॉट इंटेंड टू वैकेट द बंगलो, कि पार्टी की ये इच्छा नहीं है कि उस बंगलो को खाली किया जाए और वहाँ पर कुछ मीटिंग्स, कुछ बैठकें जो हैं वो भी होंगी। इसको लेकर एक प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट का मतलब है कि इस तरीके का एग्जाम्पल और भी है। Almost 7 years after it moved to its present headquarters on Deen Dayal Upadhyay Marg in February 2018, the BJP continues to occupy the premises at its old office at 11 Ashoka Road। तो बीजेपी ने भी ऐसा ही किया है। बीजेपी का पहले एक दफ्तर हुआ करता था 11 अशोका रोड पर, और 2018 में जब उसने अपना जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, उसको मतलब वहाँ पर वो आ गए हैं, लेकिन उसके 7 साल के बाद भी उन्होंने ये अभी तक खाली नहीं किया है।
तो इसीलिए कांग्रेस कहती है कि हम भी खाली नहीं करेंगे, कुछ मीटिंग्स वगैरह वहाँ पर करेंगे। अब रूल्स क्या कहते हैं, देखो, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है बाय द लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जुलाई 2006 में, ये कहता है कि गवर्नमेंट विल अलॉट लैंड, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि गवर्नमेंट विल अलॉट लैंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू national political parties recognized by the ECI as well as the state parties that have at least 7 MPs in both houses of the parliament combined to build office accommodation in Delhi। कि सरकार जो है वो क्या करेगी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब अगर अवेलेबल है तो ज़मीन देगी किसको, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, और साथ ही साथ ऐसी स्टेट पार्टीज़ जिनके कम से कम दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिला के कम से कम 7 MPs या 7 सांसद हैं, उनको दिल्ली में जगह दी जाएगी कि वो अपना ऑफिस यहाँ पर बना सके। तो सरकार ये लैंड अलॉट करेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इन केस पार्टीज आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट बंगलोज स्यूट्स इन विट्ठल भाई पटेल हाउस। ये विट्ठल भाई पटेल हाउस बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता है जहाँ पर पहले से मतलब MPs वगैरह के रेसिडेंस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये ऑफिस एकोमोडेशंस भी होते थे। तो इसमें कहा गया है कि जिन पार्टीज़ का ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट बंगलो या स्यूट्स इस जगह पर है, दैट इज़ इन विट्ठल भाई पटेल हाउस फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर ऑफिस, तो उनको इसको खाली करना होगा ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ऑफिस बिल्डिंग ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड अलॉटेड टू देम। यानी कि जो भी उनको ज़मीन दी जाती है उस ज़मीन पर जब वो अपना ऑफिस बना लेते हैं तो उसके बाद उनको ये विट्ठल भाई पटेल हाउस कॉम्प्लेक्स में अपने जो भी इस तरीके के ऑफिस वगैरह के लिए कोई बंगलो मिला है तो उसको खाली करना होगा, और विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओवर वैकेंट पोजीशन ऑफ द प्लॉट। और जब आप खाली प्लॉट का पोजीशन ले लेते हैं उसके 3 साल के अंदर इन दोनों में से जो भी टर्म जल्दी होगा, पहले होगा, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है। द पार्टी विल पे अ प्रीमियम एंड एन एनुअल ग्राउंड रेंट फॉर द लैंड। तो पार्टी इसको ऐसा नहीं कि वो चंदे के रूप में ज़मीन दे दी जाएगी, तो पार्टी इसको क्या करना होगा, एक प्रीमियम और एनुअल ग्राउंड रेंट जो है उस ज़मीन का देना होगा। ज़मीन जो है वो उनको लीज पे मिलेगी एंड इट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन टू अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी को जिसमें कोई मतलब आप कह सकते हैं कि ओनरशिप की कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं है कि ये ज़मीन किसी को मिल गई तो उसकी हमेशा के लिए हो गई, ऐसा नहीं होगा। लीज़ पर मिलेगी और उसके लिए आपको रेंट वगैरह भी पार्टी को देना पड़ेगा, और जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो पे नहीं किए जाते हैं तो। ठीक है। अब बीजेपी का केस अगर हम यहाँ पर समझें तो बीजेपी को एक टाइप 8 बंगलो, ठीक है, टाइप 8 बंगलो जो है वो अलॉट किया गया था, जो कि लार्जेस्ट अवेलेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है। कहाँ पर दिया गया था, 11 अशोका रोड में, कि अपने पार्टी ऑफिस के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1985 में। अब अगस्त 20 2017 को इस बंगले का अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन दे दी जाती है कि वो अपना नया ऑफिस यहाँ पर बना लें। ठीक है, ये RTI से खबर मिली है। हाउएवर इवन दो द पार्टी हैज़ सिंस मूव्ड टू इट्स DDU मार्ग हेडक्वार्टर्स, पार्टी ने वहाँ पर नया दफ्तर बना लिया, जो ज़मीन उनको मिली थी वो अपने नए हेडक्वार्टर पर भी आ गए, लेकिन उनके अभी भी कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो पुराने अशोका रोड वाले प्रेमाइसेस से ही चल रहे हैं। हालांकि 2017 में उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद आगे लिखा गया है कि कांग्रेस का केस, कांग्रेस ने अपना जो ये नया हेडक्वार्टर्स है जिसका नाम रखा जाएगा इंदिरा भवन, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया है 2009 में। ठीक है, हालांकि ये प्लॉट भी DDU मार्ग जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वहीं पर है। अब क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो जनसंघ के को फाउंडर हैं, जनसंघ बेसिकली जो बीजेपी की पार्टी है उससे पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, दैट इज़ भारतीय जनसंघ। तो अब ऑब्वियस ही बात है, कांग्रेस वाले जनसंघ की पार्टी के को फाउंडर के रोड पे तो अपना मतलब वो नहीं बना सकते हेडक्वार्टर, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और उसका जो एंट्रेंस है वो कोटला मार्ग की तरफ रखा है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो एड्रेस है वो DDU मार्ग ना होते हुए कोटला मार्ग होगा। जो 24 अकबर रोड का बंगला है वो कांग्रेस का हेडक्वार्टर बना था, कांग्रेस फैक्शन का, जिसको लीड किया था इंदिरा गांधी ने जब पार्टी में स्प्लिट हुआ था 1978 में, उस समय पे, और ये तब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर रहा है। ठीक है,
अब इस सिचुएशन की अपशॉट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि इन बंगलोज का जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है इन पार्टीज़ के द्वारा, ये पॉलिसी का वायलेशन है, जैसे बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी अगर आगे अपना 24 अकबर रोड वाले बंगले को मतलब वो रखती है, यूज़ में रखती है, तो वो भी वायलेशन है। अब 2022 में उस समय के जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी, इनका ये कहना था कि सारे पार्टीज़ को जो बंगले अलॉट किए गए हैं वो उनको खाली करने होंगे अगर उनको लैंड अलॉट की गई है तो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एविक्ट करने की, वहाँ से खाली कराने की, ये प्रोसेस चल रही है और इसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इन्वॉल्व होना होगा और ये काम अभी पाइपलाइन में चल रहा है, ऐसा उन्होंने 2022 में कहा था। तो सोर्सेज का ये कहना है कि इफ़ एंड व्हेन स्टेप्स आर टेकन टू हैव द बंगलोज वैकेटेड, द डिसीजन वुड हैव टू बी मेड एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्टीज वुड हैव टू पे डैमेजेस फॉर द अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन अनलेस इट इज़ वेव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। तो सोर्सेज का ये कहना है कि जब ये कदम उठाए जाएंगे बंगलोज को खाली कराने के लिए, तो इसमें जो डिसीजन है वो टॉप ऑफ द गवर्नमेंट लेवल पर होगा और पार्टीज़ ने अगर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जब रखा है तो उसके लिए उनको डैमेजेस भी पे करने होंगे अनटिल कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन उसको छूट नहीं दे देता है, वेव ऑफ नहीं कर देता है तब तक। ठीक है, बात समझ गए आप? क्लियर है? इसमें थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो ये रूल्स कहते हैं। ठीक है, कि ज़मीन मिलेगी तो उसके बाद आपको लैंड वगैरह खाली, लैंड मिल जाएगी तो मतलब जो ऑफिसेज वगैरह के लिए बंगलो वगैरह अलॉट हुए हैं वो खाली करने पड़ेंगे, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एज सच कंटेक्चुअल है, वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलो इसके बाद लास्ट आर्टिकल देखते हैं। इश्यूज इन इंडिया बांग्लादेश रो ओवर फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फेंसिंग हो रही है उसको लेकर कुछ इश्यूज सामने आए हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने ही अपने जो एनवॉयज होते हैं उनको समन किया है फॉलोइंग अ डिसएग्रीमेंट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेज बाय द बीएसएफ अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो बीएसएफ जो फेंसिंग कर रही है उसको लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं, तो इसीलिए दोनों देशों ने अपने अपने मतलब दूसरे देशों के एनवॉइस को समन किया है। संडे के दिन बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, उसने इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू ढाका दैट इज़ प्रणय वर्मा, उनको समन किया और ये कहा कि दे आर डीप कंसर्न ओवर रिसेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बीएसएफ, कि बीएसएफ की जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। स्पेशली जो ये अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट हो रहा है टू कंस्ट्रक्ट द बार्ब्ड वायर फेंसिंग। बार्ब्ड वायर फेंसिंग तो हम समझते हैं तार बाड़ जो लगाई जाती है। बार्ब्ड वायर का मतलब होता है ऐसे वायर, आपने देखा होगा जनरली जो फेंसिंग वगैरह करने के लिए बाउंड्रीज वगैरह में जो तार लगाए जाते हैं वो उनमें कांटे से होते हैं। ठीक है, कंटीले तार उनको बोला जाता है, कांटे वाले, दैट इज़ नोन एज बार्ब्ड वायर। ठीक है, तो बार्ब्ड वायर की फेंसिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि जो अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। एंड दैट इट सेड, उनका ये कहना था कि ये दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका वॉयलेशन है। फिर उसके अगले ही दिन नई दिल्ली ने भी बांग्लादेश के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाया और उनको ये कन्वे किया कि इंडिया ने सारे के सारे प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स को ऑब्जर्व किया है ना, और दोनों देशों के बीच के जो भी एग्रीमेंट्स हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उनके बीच में भी जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो 4,96,7 किलोमीटर का है, यानी कि जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और इंडिया जो है वो इस पूरे के पूरे बॉर्डर की फेंसिंग करना चाहता है। क्यों? ताकि इलीगल माइग्रेशन को और क्रॉस बॉर्डर क्राइम को रोका जा सके। ठीक है, अभी कुछ इंसिडेंट्स वहाँ पर इसी तरीके के हुए हैं कि फेंसिंग का काम चल रहा था, इनको काम को रोका गया है। तो अब बॉर्डर इन बंगाल की बात करें तो 1975 का जो जॉइंट इंडिया बांग्लादेश की गाइडलाइंस है फॉर दी बॉर्डर अथॉरिटीज़, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर जो है विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द जीरो लाइन और द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है या जो जीरो लाइन है उसके 115 यार्ड के दायरे में कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसको लेकर यहाँ पर एक एडिशनल डीजी रहे हैं बीएसएफ के, उनका ये कहना है
कि इंडिया जो है वो वायर फेंसिंग को कोई डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं मानता, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो मानते हैं। अब कई सारे विलेजेस जो हैं वो 2217 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल में, उस फेंसिंग लाइन के अंदर रहता है ना। कई सारी जगहों पर जो विलेजेस हैं और जो हाउसेज हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है ना। एट सेवरल प्लेसेस द फेंसिंग कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट 150 यार्ड्स, क्योंकि कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर 150 यार्ड में, क्योंकि उनका कहना है कि जो बाउंड्री है उसके 150 यार्ड तक आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर विलेजेस जो हैं वो बाउंड्री पर है, बॉर्डर पर बने हुए हैं। तो उसमें अगर हम 150 यार्ड पीछे अगर बनाएंगे तो हमारे वो गांव कहाँ जाएंगे, वो विलेजेस तो फिर एक तरीके से अगर हमने बना दिया इधर की तरफ तो वो तो बांग्लादेश में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए उनका कहना है क्योंकि बॉर्डर इज मार्क्ड बाय द विलेजेस और रिवर्स। अब ये जो दाहाग्राम अंगार पोटा है ये बांग्लादेशी एनक्लेव है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसमें फेंसेस जो हैं वो जीरो लाइन पे ही बने हुए हैं। अब जहाँ पर विलेजेस और हाउसेज जो हैं वो फेंसिंग लाइन में लाई करते हैं, वहाँ पर गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस में, ताकि लोगों का मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। इन गेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिसाइड की जाती है आफ्टर डिस्कशन विद द विलेजर्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बीएसएफ जो है वो गेट को कभी और इमरजेंसी वगैरह आती है तब भी खोलते हैं। वेयर ड्यू टू रीजंस ऑफ टेरेन एंड पॉपुलेशन फेंसिंग कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द 1975 बॉर्डर गाइडलाइंस, वी इन्फॉर्म बांग्लादेश दैट वी नीड टू बिल्ड फेंसिंग नियर द बॉर्डर। तो इनका यही कहना है कि जब कहीं पर किसी जगह पर टेरेन की वजह से या पॉपुलेशन की वजह से फेंसिंग जो है वो 1975 का जो बॉर्डर गाइडलाइंस है कि 150 मीटर तक 150 यार्ड्स तक आपको बाउंड्रीज नहीं बनानी है, फेंसिंग नहीं करनी है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम बांग्लादेश को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें बॉर्डर की नियर फेंसिंग करनी होगी। ऐसे केसेस में नेगोशिएशंस जो हैं वो किए जाते हैं विद द बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, और एक बार फिर म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर बीएसएफ जो है वो फेंसिंग शुरू कर देती है। अब यहाँ पर डिसएग्रीमेंट क्या है, देखो जो ये सिंगल रो फेंसिंग है उसको लेकर बांग्लादेश के दो ऑब्जेक्शन है। पहला तो यही अबाउट द 1975 एग्रीमेंट ऑन नो फेंसिंग विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द बॉर्डर, और दूसरा ये है कि इरेक्टिंग ऑफ फेंस इज इनकन्वीनियंट टू रेसिडेंट्स अलोंग द बॉर्डर, ठीक है। अब जो एसआरएफ यानी कि सिंगल रो फेंसिंग है उसका जो पर्पज़ है वो है एनिमल मूवमेंट को रोकना, पहली चीज़, और दूसरा जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं उनको रोकना, ठीक है। इनका कोई डिफेंस पोटेंशियल नहीं है। स्ट्रक्चर्स जिनको डिफेंस पोटेंशियल माना जाता है वो होते हैं जैसे कि कंक्रीट वॉल्स हो गए, बंकर्स हो गए, कंक्रीट पिल बॉक्सेस, स्टील टावर्स, डिच कम बंद, है ना, जो कि एक प्लेन लैंड के ऊपर बनाए जाते हैं टू क्रिएट अ कैनाल विद अ डेप्थ, या हिडन बंकर्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर ऐसे बंकर्स जहाँ पर सोल्जर्स को स्टेशन किया जाता है, ये डिफेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनको ये कह सकते हो कि आप ये बांग्लादेश के लिए अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। लेकिन एक सिंगल रो वायर फेंसिंग जो की जा रही है वो तो किसी तरीके का थ्रेट है नहीं, ठीक है। और बांग्लादेश का जो ये बॉर्डर गार्ड है इसको स्मार्ट फेंसिंग से भी प्रॉब्लम है। स्मार्ट फेंसिंग बेसिकली ऐसी फेंसिंग है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस गैजेट्स लगे हुए हैं। इन्होंने इस बात को भी ऑब्जेक्शन किया है, ऑब्जेक्टेड टू इट्स प्रेजेंस विद इन दी 100 यार्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, कि अगर हम 100 यार्ड्स पर अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं तो इनका कहना है कि इससे इंडिया को ये एबिलिटी मिलती है कि वो हमारे टेरिटरी में देख सकते हैं, झांक सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फेंसिंग है ये उन विलेजेस के लिए है जो बॉर्डर के 150 यार्ड में आ रहे हैं, हम तो इसलिए लगा रहे हैं ना उनको पास में क्योंकि हमारे विलेजेस वहाँ पर हैं, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो विलेजेस हैं उनके लिए हम पास लगा रहे हैं। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 60% ऑफ द ट्रांस बॉर्डर क्राइम जो है वो उन्हीं जगह से होता है जहाँ पर या तो फेंसिंग नहीं है और जहाँ पर या तो विलेजेस जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री में है। अभी ये इशू जो है वो पिछले 5 सालों से इसका ऊपर डिस्कशन चल ही रहा है। स्टेटस ऑफ फेंसिंग की बात करें तो होम मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार लगभग 3141 किलोमीटर का बॉर्डर जो है सभी राज्यों में मिला के उसके ऊपर फेंसिंग हो चुकी है। 2023 में सेंटर ने ये बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि जो बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट है ये बांग्लादेश की तरफ से नॉन कोऑपरेशन किया गया, मतलब सहयोग नहीं किया गया, उसकी वजह से इसमें कुछ रुकावटें आई हैं और लैंड एक्विजिशन पेंडिंग है। लेकिन 81% ऑफ दी 81.5% ऑफ द बॉर्डर इन बांग्लादेश जो है वो उस समय तक फेंस किया जा चुका था। इसके बाद कई सारे ऐसे अनफेंस्ड लैंड है जो कि पेंडिंग है ड्यू टू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द विलेजर्स, ठीक है। या तो विलेजर्स उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या टेरेन की वजह से, या बांग्लादेश के साथ कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसको लेकर। 900 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर ऐसा है
पांचों राज्यों में जहाँ से भी बांग्लादेश का बॉर्डर गुजरता है इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, वो रिवराइन है, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई ना कोई नदी बहती है, तो नदी के ऊपर तो आप फेंसिंग कर नहीं सकते, तो इसलिए इन पार्ट्स को जो है वो बीएसएफ की जो वाटर विंग है वो इन पार्ट्स को गार्ड करती है, ठीक है। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया बांग्लादेश के साथ है, हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ को हम बॉर्डर करते हैं, लाइक नेपाल करते हैं, भूटान करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, है ना, अफगानिस्तान करते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा आप मतलब दो चीज़ें मुझे बताइएगा, एक तो बांग्लादेश के साथ हमारी कौन कौन से राज्यों की, कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं वो, और दूसरा ऑर्डर अगर आपको पता हो तो वो, ठीक है, कि किसका सबसे ज़्यादा, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसमें आज और कल हमने दोनों दिन का सेशंस कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये इतने ही सेशंस को हम लोग रखेंगे। और जाने से पहले अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की टेस्ट सीरीज जिसमें तीनों ही चीज़ें आपको मिल रही हैं 849 रुपीज़, वो आप ले सकते हैं। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपको 699 में मिल जाएगी। ओनली जनरल स्टडीज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है 449 में। ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट 299 में, ओनली सी सेट के टेस्ट 249 में। तो इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, ठीक है। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा सी सेट का जो क्लासेस हैं, जो 4 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है, इट इज़ नॉट लाइव दो, बट इसमें हम आपको एक गाइडेड तरीके से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और हर हफ्ते इसमें आपका एक डाउट सेशन क्लियर लिया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, सो दैट कि ड्यूरिंग द वीक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिया हुआ लिंक उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ पर जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के, हम आपको यहाँ से APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। एंड ऐप के थ्रू आप लोग वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ऐप का ये बेनिफिट है। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है ना, आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद आता है, कुछ नया सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।